हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जीएस2 के टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, गिवन दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर मोर फिजिबल इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो शुड इंडिया कंसीडर एडॉप्टिंग ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको एग्जामिन करना है। तो इस क्वेश्चन का की डिमांड ये कह रहा है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इवैल्यूएशन करना है, इसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करनी है। ये हमारा की क्वेश्चन हो गया। सो बिफोर गेटिंग इनटू कंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या स्ट्रक्चर डालने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर डालने से क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आती है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन डालेंगे, इसमें एक ब्रीफ वन लाइनर और टू लाइनर हम लोग डाल देंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियाज पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसका लिमिटेशंस वर्सेस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एडवांटेज, मतलब जो हमारे करंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके जो लिमिटेशंस है, हाउ इट कैन ओवरकम थ्रू द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम लोग फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे, फिर एक केस स्टडी देखेंगे टर्की का जो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल में मूव किया था तो क्या क्या आउटकम हुए थे। फिर इसके बाद लिमिटेशंस देखेंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, और फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईडीए रिसर्च फाइंडिंग देना उसमें, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन सा गवर्नमेंट अच्छा होता है और व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। और फाइनली इस चारों पॉइंट के बेसिस पे हम लोग कंक्लूड कर देंगे। So let's quickly start the introduction of this answer. As I said in the introduction, we'll brief about the simultaneous election का definition. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, इट इज़ नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन, और इसको ये रेफर करता है कि होल्डिंग इलेक्शंस फॉर बोथ सेंटर पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, जो कि करंटली हम लोग का अलग अलग होता है। ये एक सिंपल से इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियाज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिमिटेशन वर्सेस एडवांटेजेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द कोर ऑफ द आंसर, कोर बॉडी ऑफ द आंसर। तो इसमें चार पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो करंट लिमिटेशंस इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसको मेरिट से कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो पहला पॉइंट हो जाता है इनस्टेबिलिटी एंड द फ्रीक्वेंट इलेक्शन। इसका एग्जांपल आप दे दो 2018 के स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जहाँ पे क्या हुआ था, जो कोalition है वो कोलैप्स हो गया था कांग्रेस और जनता दल के बीच, जिसके कारण फिर से इलेक्शन करना पड़ा। लेकिन प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, एक फिक्स टर्म एंड टेन्योर होता है, ठीक है, जिससे कि स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। अगेन आप एग्जाम्पल दे दो इसमें प्रेसिडेंट बराक ओबामा का, जहाँ पे 2009 से 2017 तक उन्होंने रूल किया था। मैं हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करता हूँ, कोई भी पॉइंट लिखो उसका एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देने से आपके पॉइंट की वैलिडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। तो हमारे जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है उसमें देखो मेजॉरिटी पार्टी उनका डोमिनेंस रहता है। इसका एग्जांपल दे सकते हो कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें लिमिटेड अपोजिशन स्क्रूटनी हुआ था, उनकी वॉइस भी सुना नहीं गया, बट ये लॉ को पास कर दिया गया, तो ये एक डिमेरिट हो जाता है। उसी तरह से आप कंपेयर कर सकते हो प्रेसिडेंशियल में, जो कि ब्राज़ील में है, इवन देयर इज अ मेजॉरिटी जो कांग्रेस है वो अपोजिशन से जो उनका तो वॉइस को सुना जाता है और उसको अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हो प्रेसिडेंशियल में एडवांटेजेस है। फिर थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे भी आप एक एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, रफाल एयरक्राफ्ट का में जो करप्शन हुआ था उसका कौन इसके जिम्मेदार है अभी तक ये समझ नहीं आया, बट ये इशू ही क्लोज हो गया, ना कोई इसके बारे में बात कर रहा है ना गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन आप इसी तरह से अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाओगे तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अकाउंटेबल होता है ये सब चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल में आप दे दो, साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट था उसको इम्पीचमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने फेस किया था इम्पीचमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन द करप्ट स्कैंडल। तो आप देख सकते हो प्रेसिडेंशियल में उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इंडिया में ये जो पार्लियामेंट्री में पॉपुलिस्ट पॉलिसी को लाती है, फॉर एग्जांपल पीएम किसान में, जहाँ पे लोन को माफ़ कर दिया जाता है या फिर फार्मर्स को पैसे दिया जाते हैं। इससे कि क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में परेशानी आती है। इसी तरह से आप इसको कंपेयर करो प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, कि जैसे कि जर्मनी में जो है चांसलर जो है एंजेला, वो प्रायोरिटाइज करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ओवर द शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा जहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया करंट इंडियन गवर्नमेंट्स पार्लियामेंट्री लिमिटेशंस विद द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एडवांटेज, मतलब हम लोग वहाँ पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल मूव करेंगे तो क्या एडवांटेजेस मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिबिलिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कि टर्की का केस स्टडी देखेंगे और लिमिटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, जैसे आर्टिकल 1 ही हमारा कहता है कि व्हाट इज इंडिया, इंडिया
एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो इम्फेसाइज करता है फेडरल स्ट्रक्चर का, मतलब कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 74। इसमें ये कहता है दिस आर्टिकल आउटलाइंस द रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एडिंग एंड एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे भी देखो प्रेसिडेंट है वो जो है वो काउंसिल के एडवाइस पे एक्ट करेगा, इसका मतलब ही हो जाता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाता है। अगेन आर्टिकल 75 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इमर्जेड फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, रिफ्लेक्टिंग द पार्लियामेंट्री नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अराउंड सेंटर्ड है। अगर हम लोग यहाँ से मूव करते हैं प्रेसिडेंशियल की ओर, देन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट। पहले तो ये 3 आर्टिकल में आएंगे, अमेंडमेंट करना होगा, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के भी लॉज को बदलना पड़ेगा, इलेक्शन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, लॉट ऑफ चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहला हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें। नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे कि टर्की जो है, टर्की भी शिफ्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन 2017। तो इसका आउटकम क्या हुआ था? तो जब ये शिफ्ट हो गया था तो ये एक फ्रीडम हाउसेस एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिखाया था कि शिफ्ट होने के बाद there is a decline in Turkey's democracy score post transition reflecting concerns about political rights and civil liberty। तो आप ये देख सकते हो कि एक लाइव एग्जाम्पल के साथ अगर वो शिफ्ट करते हैं तो डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स है वो घट जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोग थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ देयर इज ओनली पॉजिटिव अबाउट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, देयर इज नेगेटिव अबाउट इट आल्सो। लाइक प्रेसिडेंशियल में रिजिडिटी आ जाती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब 10 साल तक या 5 साल तक एक ही गवर्नमेंट रहेगी। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे अब हो जाता है, किसी एक ही आदमी के पास पावर है तो उनके पावर को कोई चेक करने के लिए नहीं होता, जो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। फिर जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो एब्यूज़ ऑफ पावर करने लगता है, जैसे कि आप रशिया में भी देखो, वो जो मन कर रहा है वो कर रहा है, जैसे वॉर करना है, यूक्रेन पे अटैक करना है, राइट। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाता है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है जो वो चाहेगा वो करता है, जैसे चाइना में देखो जो पॉलिसी लाने का मन होता है वो करते हैं वो लोग। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस भी है, बहुत ही ब्रीफ करना है इसके बारे में, लिमिटेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IDEA की रिसर्च फाइंडिंग पे। वो क्या रिसर्च, इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराने में हेल्प करेगा। तो IDEA सबसे पहले है क्या, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये फोकस करती है ऑन डेमोक्रेसी रिलेटेड रिसर्च। तो इन्होंने ये रिसर्च करके बताया था, एक टाइटल पब्लिश किया, प्रेसिडेंशियलिज्म वर्सेस पार्लियामेंटलिज्म। ठीक है, डज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेक अ डिफरेंस। तो इसका फाइंडिंग ये था कि वन ऑफ द की फाइंडिंग वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोन डज नॉट गारंटी डेमोक्रेटिक क्वालिटी, इंस्टीड इट इज द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड द पॉलिटिकल कल्चर विद इन अ कंट्री दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट हो जाता है कि पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल के जब भी डिबेट होता है तो इसको आप जरूर कोट करें आप अपने आंसर में। फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे। इन कंक्लूड हम लोग क्या लिखेंगे, द फिजिबिलिटी ऑफ एडॉप्टिंग ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्पॉर्टेंस। इट डिमांड्स ए थोरो डेलिब्रेशन, सारे स्टेक होल्डर से उनका इंटरेस्ट को जानना चाहिए, और फाइनल डिसीजन शुड प्रायोरिटाइज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन डाइवर्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल इन इंडिया। तो इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है कि डेमोक्रेसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया, इंडिया के जो डाइवर्स नेचर है वो बना रहे और फेडरल स्ट्रक्चर भी बना रहे, उसको ध्यान में रखते ही डिसीजन लेना है। Ultimately, the way forward must balance the advantages and challenges posed by such a significant constitutional changes, ताकि टर्की के जैसा हम लोग को भी चैलेंजेस फेस ना करना पड़े। तो बिफोर वी एंड दिस वीडियो, अगर आपको और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।